फॉर ट्रेड में सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि अपने देश में, जैसे आप सब्जी लेने क्यों जाते हैं, घर तो सबके घर में है, छत भी है, और वहाँ पर हम मिट्टी डालकर सब्जी उगा सकते हैं, है ना। क्यों हम ये सारी चीज़ें बाज़ार से खरीदते हैं? इसलिए कि अगर आप अपनी एक छोटी सी फैमिली के लिए उतना सारी चीज़ें उगाएंगी तो एक तो उसकी कॉस्ट बहुत आएगी, है ना, प्लस वो खूब सारी उग गई एक साथ, क्योंकि आपने एक पैकेट बीज खोला, आपको सारा एक साथ सो करना है, आपने बो दिया, सारी एक साथ होगी, उतनी सारी आपने कंज्यूम नहीं, तो एक तो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसका स्टोर करना, उसको स्टोर कर करके रखोगे तो फ्रिज भी और एनर्जी लेगा, स्पेस कम हो जाएगा, है ना, तो आपकी बिजली की यूनिट बढ़ेगी, प्लस आपको पर डे देख रेख करना है, आपका टाइम जा रहा है उसमें, क्योंकि आप केवल या तो घर में रह रहे हो, क्योंकि आपको बाहर भी काम करना है, प्लस उसकी देख रेख, पेस्टिसाइड, उसकी जो फिर जो पर व्यक्ति जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, जो अगर आप बार बार बाहर अंदर घर में हर चीज़ उगाने लगते हैं, है ना। अब मान लो आपको गेहूँ करना है, आप एक प्लॉट खरीदोगे, उसके लिए उस पर थोड़े से गेहूँ, उसकी सारी देख रेख करनी है, प्लस तुम्हें दूसरा काम भी करने जाना है, तो तुम या तो इतना वॉल्यूम हो किसी प्रोडक्शन का कि आप उसे बेच कर उससे आय लें, और सिर्फ अपने अपने लिए करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है उसकी। तो व्यक्ति सोचता है कि इस समय को हम किसी दूसरे कार्य में लगा के वहाँ से अर्निंग कर लें, और अपना बाजार में जब बिक रही है तो हम बाजार से ले लें। तो यहाँ पर क्या फैक्टर आ गया, टाइम और कॉस्ट, ठीक है ना। इसी तरह से दो देश भी अपने घर में उगा तो सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि हम सारे विश्व हैं, इतने सारे लोग, यदि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत काम करें तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर किसी देश में उस वस्तु का उत्पादन कम लागत पर हो रहा है और वो हमारे यहाँ तक आते आते यातायात लागत जोड़ने के बाद भी हमें सस्ती मिल रही है, तो क्यों हम उस जमीन को उस वस्तु के उगाने में लगा के हम वहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। इसका कारण क्या होता है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस। टेक्नोलॉजी जितनी फाइन होती जाएगी वो आपके समय की और श्रम की बचत करती जाती है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में कैपिटल बहुत लगती है, जैसे सपोज करिए हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, या इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने वही एग्जाम्पल उस दिन भी दिया था, ये टेक्नोलॉजी है जो मेरा एक दिन में आपके साथ मोर देन 1 चैप्टर ख़त्म कर देती है ना, क्योंकि अगर उसका नहीं तो 1/4 चैप्टर होगा अगर हम ब्लैक बोर्ड की सहायता से कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लिखने में भी तो टाइम लगता है ना। फिर अस्पष्टता होती है शब्दों में, आप इतनी जल्दी पढ़ नहीं सकते। हम मान लो लिखते हैं और इधर हमने घूमे समझाया और इधर रख मिटा दिया, तो आप आधी शब्द सुन पाओगे, आधा नोट कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी एडाप्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, आपके समय की बचत करती है, हालांकि वो आपके पैसों को ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, इतना अंतर होता है। अब यदि भाई जिसके पास अगर पैसा है, पैसा कैसे आता है, ज़्यादा काम करके आता है, ज़्यादा बुद्धि के कारण आता है, या जिसके पास पहले से बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, लैंड हो, तो उसमें ज़्यादा समय तक खेती करेगा, है ना। तो भाई इस ज़्यादा जिसके पास ये चीज़ें पैसा ज़्यादा है उसको समय का सदुपयोग भी ज़्यादा करना पड़ता है, तभी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम पैसे का बना रहेगा। अगर आज आपके पास खूब पैसा है, कल आप कोई काम ही ना करो तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, तो उस समय को बचाना भी है, क्योंकि उसी समय में हम और सारे काम करें तो पैसे का वॉल्यूम और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे कोरोना पीरियड में मैंने ये सारे लेक्चर्स तैयार कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा थी और कोई कॉलेजेस बंद थे, तो हम घर पे बैठ के दिन भर ऐसे ही पढ़ाते, क्योंकि बाजार आप जा नहीं सकते हो, घूम सकते नहीं हो, और ऑनलाइन टीचिंग पर डे करनी ही थी, तो उस दौरान मैंने सारी स्टडीज़ कर डाली थी। उसके वास्ते समय नहीं मिलता है कि इस पर फोकस करें। अगर 6 घंटे रोज कॉलेज में वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ नेट नहीं है और बहुत सारी काम पड़ जाते हैं, तो ये क्या डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, है ना। एडवांटेजेस ट्रेड कैन अकर बिटवीन कंट्रीज if the countries differ in their technological abilities to produce goods and services, ठीक है। टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के टर्म में क्या होती है, वहाँ पर लेबर कैपिटल ज़्यादा होती है। हमारे पास, हम जो गरीब देश हैं, हमारे जो अल्प विकसित देश हैं, उनकी विशेषता ही यही है कि हमारे पास श्रम ज़्यादा है, पूंजी कम है। हमने आपको बताया जब टेक्नोलॉजी आपके पास है जो कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से बनती है, कैपिटल पैसों से बनती है,
पैसों को जो हम सेव करते हैं उसको मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल बन जाती है। कैपिटल क्या होती है, लॉन्ग टर्म में आपको अर्निंग देती रहती है, ठीक है। एक करंट कंजम्पशन होता है, एक लॉन्ग टर्म, जो आपको उसके बदले में रिटर्न्स बनाता रहता है ना। एक तो हमने अपने पैसे को लिया, खाने योग्य वस्तुओं पर व्यय कर दिया और उसे खा लिया, उसकी तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हो गई। और यदि उस पैसे को हम जोड़ जोड़ के बड़ा वॉल्यूम कर लें, उससे कोई मशीन खरीद लें, तो उससे आज का जो हमने मशीन खरीदी तो उससे भविष्य में हमारे समय की बहुत बचत होती, समय की भी ऊर्जा की। उस समय ऊर्जा को हम किसी दूसरे में खपत कर देते हैं तो हमारा दूसरा भी काम हो जाता है, तो उससे 2 काम हो जाते हैं, है ना। तो यही टेक्नोलॉजी का है। जो विकसित देश हैं उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी। अब जैसे ये सब चीज़ें जो ये आपके ये पहले टीवी है, कंप्यूटर है, बाद में हमारे यहाँ बनने लगते हैं ना। सबसे पहले तो विदेशों से इसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई ये आइए हमारे देश में बनाइए, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और हम लोग उसे खरीद सकें, क्योंकि उनके देश से चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तब हम उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं, या हम सोचते हैं कि भैया हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा और वस्तु चाहे उतने ही दाम पे भी मिले, हमारे यहाँ बनेगी तो कुछ लोग तकनीक भी सीख जाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, इसके कारण अब कोई वस्तु मान लो एक ही टेक्नोलॉजी से बनती है जिसमें इतने 4 कैपिटल और 1 लेबर चाहिए, तो भाई जहाँ पे पूंजी ज़्यादा होगी वहाँ वस्तु सस्ती बन जाएगी। अब मान लो कपड़ा है, हमें निटिंग करनी है, लोग हैंड वूवन स्वेटर्स अगर पसंद करने लगे तो उसमें श्रम ज़्यादा लगेगा, श्रम हमारे पास ज़्यादा है ना। तो इस तरह के स्वेटर्स पता चलेगा हमारे देश में ज़्यादा बनने लगेंगे और वो सस्ती कीमत पे होंगे, क्योंकि जिस चीज़ की अधिकता होती है उसकी कीमत कम होती है, उसका लेबर जो है ना, उसका लेबर सस्ता हो गया तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो फिर वो लोग हमारे यहाँ से स्वेटर्स मंगाने लगेंगे, हम उनके यहाँ से कोई और चीज़ मशीनरी मंगाने लगेंगे, जैसे कंप्यूटर्स हैं, वॉशिंग मशीन है, जिसमें हाई क्लास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब वो हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाने हैं, उतना हम लार्ज स्केल पे नहीं लगा सकते, इसलिए हम ट्रेड करते हैं। आगे बात समझ में, जब हम अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूसरे देशों से किसी वस्तु का आयात या निर्यात करते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। जब हम इस देश में एक दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, ठीक है, जो हमने जीएसटी के दौरान आपको बताया था, ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो फिर दूसरा रीजन है, रीजंस फॉर ट्रेड, डिफरेंसेस इन रिसोर्स एंडाउमेंट्स, है ना। कि ये जो मैंने भी सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, रिसोर्सेस क्या है प्रोडक्शन के, कैपिटल एंड लेबर, ठीक है। बाकी एंटरप्रेन्योर तो सब जगह होता है। बेसिक रिसोर्स हम क्या कहते हैं, के एंड एल, के फॉर कैपिटल, एल फॉर लेबर। अगर किसी देश में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, किसी देश में लेबर बहुत ज़्यादा है ना। जो हम आप संरचना पढ़ते हैं भारत, इंडियन इकोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं, भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है, जनसंख्या बहुत है। विकसित देश कैसे, वो पूंजी प्रधान देश है, जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पे। तो जैसे मैंने भी आपको कपड़े का या चमड़ा है या जूते, इन चीज़ों का एग्जाम्पल दिया, तो कुछ वस्तुएं होती हैं, टेक्नोलॉजी उनकी सेम होती है प्रोडक्शन की, अतः तो इसी तरीके से प्रोड्यूस की जाएंगी, है। किसी में लेबर की कंपोनेंट ज़्यादा है, किसी में कैपिटल की कंपोनेंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो श्रम प्रधान देश हैं वो उस वस्तु के उत्पादन में कुशल होंगे। यानी कि कुशलता का अर्थ क्या होता है, आपको जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज हो। जैसे अगर आप में मेरी तुलना, सपोज करो आपके कृषि होती हो और हम दोनों को कहा जाए भैया आप लोगों को इतने प्लॉट दिया जा रहा है और आप खेती से उत्पादन करिए, तो जाहिर सी बात है आप चूँकि पहले से उसे कर रही हैं और आप ज़्यादा जानती हैं, आप कर लेंगी। मुझे कहा जाए कि इस पर आप स्लाइड्स पे पावर पॉइंट बनाओगे, इससे जल्दी बना पाऊंगी, आप नहीं बना पाएंगी। तो जो अगर 2 वस्तुएं और एक ही तरीके से होती है, तो जिसमें एडवांटेज है वो उसे कम समय में ज़्यादा वॉल्यूम दे देता है। यही तो हमें चाहिए ना लोगों के कल्याण के लिए, है या नहीं है। घर पे मम्मी 1 घंटे में 10 लोगों का खाना बना दें और आप 1 घंटे में 4 लोगों का बना पाएँ, तो मेहमान आएंगे तो मम्मी ही तो करेंगे किचन में घुसकर काम, जिससे कंपेरेटिव एडवांटेज है। तुलनात्मक रूप से जो ज़्यादा कुशल है उस काम में, उसी को वो काम दिया जाएगा। तो यही इसमें है कि जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो प्रकृति ईश्वर ने दी है वो तो सब जगह निर्धारित है ना,
है ना। कहीं जैसे आपके गढ़वाल और कुमायूं में है, कहीं रिवर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यूपी और उत्तरांचल की तुलना में यूपी के पास लैंड ज़्यादा है, हमारे पास लैंड कम है। तो ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। चाहे आपके नेचुरल रिसोर्स जो हमारे गल्फ कंट्रीज़ हैं, जैसे कुवैत है, गल्फ कंट्री जो है ना, दक्षिण अफ्रीका साइड, ये जो है, इन लोगों के पास क्या तेल के कुएँ बहुत हैं, इनको इसमें एडवांटेज है। तो भैया जब जिस चीज़ में आपके पास ज़्यादा है वो चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उसी में आपको एबंडेंस है, और आपका देश का जितना कंजम्पशन है उसके बाद भी वो बच रहा है माल, तो आप बेचोगे दूसरे देशों को, है ना। तो एक तो ये फैक्टर है कि आपके पास रिसोर्स एंडाउमेंट डिफरेंट होने के कारण उस वस्तु का उत्पादन बहुत हो रहा होता है, जो आपके राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी बच रहा है। तो आप उस देश को बेच देते हैं और आप उसे सस्ता बेच देंगे कि भाई किसी तरह उसको ले लें, नहीं तो सामान बेकार पड़ा रहेगा, है ना। तो एक तो रिसोर्स एंडाउमेंट्स के कारण वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए देश आपस में ट्रेड करते हैं। ट्रेड का कारण होता है ना, वरना क्या जरूरत है, जब वैसे तो हम युद्ध कर रहे हैं फिर हम ट्रेड क्यों करते हैं। भाई युद्ध का अर्थ है जब हमें नुकसान पहुंचाना है, फिर हम एक तरफ ट्रेड भी कर रहे होते हैं, तो उसका भी फोर्सफुली करना पड़ता है वो ट्रेड, कि आप नहीं तो अगर आप उन चीज़ों को बाहर बेच रहे हो तो नहीं बेचोगे तो उतनी वस्तु का उत्पादन कम होगा, उतने आपके आगे रोजगार कम हो जाएंगे। तो रोजगार को भी हमें बढ़ाना है, अपने संसाधनों का भी प्रयोग करना है, इसलिए भी ट्रेड कंपलसरी होता है, इसीलिए इतनी संधियाँ की जाती है, इसीलिए इतने राष्ट्रों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि भाई चलो अगर फला व्यक्ति ये बैरियर लगा रहा है, चलो हम एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आपका उत्तराखंड, आपको लगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भाई उतना एक साथ रह के हमारे एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आपने कहा भाई राज्य का विभाजन कर देते हैं, हम लोग आपस में करेंगे, है ना, कि एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन हमारा होगा, हम वहाँ से मतलब ही नहीं रखते, हम उनके रिसोर्सेज नहीं लेंगे, वो अपना करें वो हम अपना करें। इस तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, जीने के लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। तो ये जो आपके भी मॉडल्स हैं, हेक्सचर रोवलिन और ये रिकॉर्डो के मॉडल और एडम स्मिथ के मॉडल, ये इसी थ्योरी पर बेस्ड हैं, डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट्स, है ना, और गेन्स फ्रॉम ट्रेड करके। फिर इन्होंने क्या है, तीसरा कारण है डिफरेंसेस इन डिमांड, डिफरेंसेस इन डिमांड, है ना। मैंने अभी हर अगले एग्जाम्पल में अगला उदाहरण आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं पर एडवांटेजेस ट्रेड कैन अकर बिटवीन कंट्रीज इफ डिमांड और प्रीफरेंसेस डिफर बिटवीन कंट्रीज। हमारे देश में मान लो लाइट आई ना, ये गई, अगर किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड उस वस्तु की उस देश में उतनी ज़्यादा नहीं है, क्लियर, उस वस्तु की डिमांड उस देश में उतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो डिमांड का जो डिफरेंस, और हमारे देश में उसी वस्तु के लिए डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि होता है ना, जो चीज़ नहीं होती है उसके प्रति हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, या कभी कभी आवश्यकता होती है। जैसे हमारे देश में जितना पेट्रोल उत्पादन नहीं हो रहा उससे ज़्यादा डिमांड है। गल्फ कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज, उनके यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उसकी डिमांड ही नहीं है उतनी। तो जो डिमांड की जो डिफरेंसेस है उसका लाभ उठाने के लिए भी ट्रेड होता है ना, कि भाई अगर हमारे पास उसी वस्तु के लिए डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस हम ज़्यादा देने को तैयार होते हैं, और दूसरा देश यही तो चाहेगा कि हम बेच के हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। तो जो डिमांड कर्व है, अगर इक्वल है सप्लाई और डिमांड इक्वल कंडीशंस हैं वहाँ पर, तो कोई भी देश ट्रेड क्यों करेगा, है ना। ट्रेड होना नहीं चाहिए, तब ट्रेड गलत है। जब आपके यहाँ उस वस्तु की डिमांड कम है और दूसरे देश में उसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है, तब आप उसको ओवर प्रोडक्शन जो उसी को ट्रेड करते हैं। अब कुछ देशों में तो क्या होता है, भाई कुछ ऐसा है, ऋण चुकाना है विदेशी मुद्रा का, तो भैया उस किसी वस्तु को बेच के, उस चाहे अपने घर में लोग भुखमरी में हो, उसको बेच के फिर डॉलर कमाते हो जाके ऋण चुकाते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है ना। Reasons for trade: existence of economies of scale in production. Existence of economies of scale in production is sufficient to generate advantageous trade between two countries. Economies of scale refer to a production, इतना तो समझ में आता है ना कि नहीं,
थोड़ा हैं? मैम थोड़ा बहुत आता है जैसे इसके अंदर की वो नहीं समझ पाते हो, मैम, आप जब एक्सप्लेन करते तब आ जाता है ना? ऐसे समझ में तो हाँ, नहीं आता। ऐसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं क्लियर होगा ना। ठीक, हमारा भी नहीं होता है। Advantages trade between two countries. Economies of scale refer to a production process in which production costs fall as the scale of production rises. This feature of function is known as increasing returns to scale. Two models of trade incorporating economies of scale. देखो, कुछ चीज़ें हैं ना कि बहुत जब लार्ज स्केल पर हम उसका प्रोडक्शन करते हैं तभी उसमें हमें गेन होता है ना? अगर हम उसको स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रोडक्शन है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, ठीक है ना? जैसे सपोज करिए कॉलेज है, ये कॉलेज में 3000 विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, आप कितने आते हो डेली? कुल 20 या 30, तो 100 गुना कॉस्ट पे प्रतिदिन पर स्टूडेंट 100 गुना कॉस्ट सरकार बियर कर रही है और आप उसको लॉस में डाल रहे हो। अब जो घर बैठे हैं वो कोई ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी तरह इधर उधर पढ़ के एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, कहेंगे जी हम तो इतने क्लास हमने पास कर रखी है, हमें सरकार रोजगार नहीं दे रही। अब तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, जिसको रोजगार देना है उसको भूसा खाने वाली गाय तो नहीं चाहिए, उसको तो दूध देने वाली गाय चाहिए ना। क्यों? कोई गाय पाल लो वो काली भूसा खाती रहे तो तुम उसे पालोगे? नहीं पालोगे, है ना? तो भाई जब आपके दिमाग में कुछ होगा तभी तो आप नए नए ढंग से किसी भी फैक्ट्री में भी अगर आपको स्पेसिफिक रोजगार दे दिया जाए, वो तो मजदूरी के रोजगार हो गया कि आपने सामान को डाला, उठाया, रखा, इधर एक गट्ठा इधर उठाया, उधर उठाया। एक मैनुअल लेबर होता है, एक स्किल्ड लेबर होता है। आप लोगों के लिए जो स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं स्किल्ड लेबर को प्रोड्यूस करने के लिए। स्किल्ड लेबर किसी भी फर्म की संरचना में वो आवश्यक बदलाव लेकर आएगा जो भविष्य में प्रगति के लिए जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ तो जरूरी है ना। अगर आपको कक्षा 5 तक पढ़ा के छोड़ दिया जाए, डंप कर दिया जाए, अब बस देखते रहो सारी चीजें और सीखते रहो, तो क्या आप इस लेवल पर होते जहां आज हैं? आपका ग्रोथ किया जा रहा है ना, अभी तो सरकार कर रही है, बाद में खुद करना होता है, क्योंकि 20-25 साल तक तो भाई आपको स्कूल कॉलेजेस मिलते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। उसके बाद तो फिर आपकी समझ को इस लेवल पर ले आते हैं कि अब आप स्वयं करें। क्लियर? उसके बाद तो कोई आपके साथ नहीं आएगा, है ना? फिर आपको खुद करना है। तो यही चीज है कि मैं कहाँ से पढ़ा रही थी? हाँ, आपको स्केल की बात बता रही हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इस चीज को हमने इतने जब लार्ज स्केल पे कर दिया है और इस पे लेने वाला कोई आ ही नहीं रहा है, तो या तो ये बंद हो जाए या फिर भैया हम इसे खोल दें कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, सब जगहों के लोग आ जाएं। तो वो इतनी दूर से क्यों आएंगे जब उन्हें ये चीज़ अपने प्रदेश में नहीं मिल रही होगी? तभी तो वो यहाँ एडमिशन लेने आएंगे, वरना क्यों आएंगे? तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ यही है कि जितना आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी खपत होनी चाहिए। वहां अगर खपत नहीं हो रही है अपने आप, तो आप उसे एक्सपोर्ट करना शुरू करोगे। क्लियर? बात समझ आ रही है ना? जितना अब वो बड़े देश हैं, बड़े जो कुछ इतने लार्ज स्केल पे उनके पास प्लांट्स हैं, कैपिटल लगी हुई है कि वो इतना वॉल्यूम, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको एग्रीकल्चर में बहुत एडवांटेज है। हम लोगों के यहाँ तो कुछ भी नहीं पैदा हो रहा, उनके सरप्लस की हद हो चुकी है ना? वो चाहते हैं कि ये लोग, अब ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बंद कर दो, हमसे ले मालो। इतनी एफिशिएंसी उन्होंने गेन कर ली क्योंकि उनके पास लैंड एरिया बहुत है, जनसंख्या कम है, उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी अपनी विकसित कर ली है कि हमारे यहाँ क्या है, छोटे छोटे खेत हुए जा रहे हैं, घरों में विभाजन हो रहा है, और उसके पास जो फार्मर है वो गरीब है, उसके पास ना कोई मशीन है ना औजार है। मशीन, भाई हम तो खाद लाने के लिए तो उसे पैसा चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए तो, ट्रैक्टर के लिए तो, यहाँ से माल ले जाओ, वहाँ से माल ले जाओ, इसी उसकी आय ही नहीं हो रही है। वो तो यही दिखा रहे थे हम तो गरीब किसान हैं, हमारी तो 5-6 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही, वो यही तो दिखाते हैं। फिर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो 10-15 हज़ार में उनका घर चल रहा है। तो वो क्या कृषि में इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? क्योंकि आप जानते हो
कहीं पे भी प्लांट लगाओ उसे डेली पानी तो देना ही देना है, खाली पानी से बढ़ेगा नहीं, उसमें खाद भी डालनी है, रसायन भी डालने हैं, फर्टिलाइजर्स भी डालने हैं, उसकी शेड को भी बरसात से भी बचाना है, उसकी मिट्टी भी बहने से बचानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। हम लोग इसी चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली इतनी ज़्यादा, कुछ भी होता रहे प्रकृति में वो सब इंटैक्ट रहता है, अनलेस बिल्कुल भूचाल धरती ही ना हिलने लगे, है ना। तो ये कहलाती टेक्नोलॉजी है। जैसे आप केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, हैं, हम बहुत कहते हैं कि हमारा प्रदेश है, हमारे यहाँ बिच्छू घास होती है, हमारे यहाँ मंडुआ होता है, लेकिन कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, कहीं कुछ खाने को मिलता है ये सब? वही मैकडोनल्ड और यही चिप्स, अंकल चिप्स और भुजिया और कोल्ड ड्रिंक नजर आती है उस केदारनाथ में भी, जहाँ चिल्ला ठंडा पड़ रहा है। कोई चीज़ गर्म नहीं पैक पे बिक रही है, सब यही विदेशी कंपनियों पे तो बिक रहा है, बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने अपना कैसे इतनी दूर तक पेनिट्रेट कर लिया, उनके अपनी फंड्स हैं, उन्होंने देशों में लगाई, देशों के अंदर प्रदेशों में घुसते चले गए, क्योंकि इनके पास है इतना पैसा, इनका इतनी इनके पास टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचा देंगे, लो तुम, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट कम रखते हैं क्योंकि हम सब उसे जिससे हम अफोर्ड कर लेते हैं, तभी तो मांग हो रही है, तभी जा रही है, नहीं तो दुकानदार का माल नहीं बिकेगा तो रखेगा नहीं। माल कब बिकता है? जब जनता की जेब पर बहुत ज़्यादा भारी ना पड़ रहा हो, वो खरीदने की क्षमता रखता हो और उसे स्वाद भी मिल रहा हो और उसे कोई चीज़ सीधी ना मिल रही हो, तो उनकी पैकेजिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका मार्केटिंग भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बच ही नहीं पाते उन चीज़ों से। आपको लगता है अरे कौन करे, हम कर रहे हैं, हमारा बिक रहा है, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर तो सोचते नहीं हैं, हम तो अपना प्रॉफिट सोचेंगे, क्योंकि भैया कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोचता सोचता तो मर जाएगा, वो राष्ट्र के नाम पर तो उसको करने के लिए भी उसे भी तो नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके लिए भैया फिर वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेद किसी को पढ़ना नहीं है, क्योंकि असली ज्ञान तो वेदों में ही है, किताबें तो उनसे प्रोड्यूस करी गई हैं, है ना। और किताबों में मिलावट होते 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 उनकी क्वालिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये था इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ, समझ गए ना। कहने का अर्थ वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, जितना वॉल्यूम होगा उतना फायदा होगा, उतना वो ट्रेड करके एडवांटेज कमाता जाता है। और हम इसलिए वहाँ से ट्रेड कर रहे होते हैं कि हमको वो सस्ता पड़ रहा होता है, हमारे देश में या तो बना नहीं पा रहे हैं या हमको महंगा पड़ रहा है, या हमारे पास उतना मार्केटिंग नेटवर्क नहीं है, उनके पास है ना। तो ये होता है। जैसे आपके यहाँ सब्जी की गाड़ी रोज नहीं आती है, क्योंकि उतना खरीदने वाला ही नहीं है। पहले जो आई है वो तो बिके, क्योंकि दूसरा दुकानदार भी आपको ताजी ताजी थोड़ी खरीदे, उसकी पहले वाली का पैसा भी तो उसमें लगा हुआ है, या तो वो किसी काम हो, रिसाइकलिंग हो, इसलिए यहाँ रोज गाड़ी नहीं आती है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना वो ट्रैक्टर वाला, और जगह पे रोज सब्जी आपको ताजी मिल रही है, यहाँ वो लेकर इतना आएगा और अगला दुकानदार खरीदे ना कि जी कल वाली तो बिकी नहीं है, ठीक है। तो ये भी स्केल का ही तो कारण है ना, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है, उतनी खपत नहीं हो रही, तो आपके पास रोज ताजा माल नहीं मिल रहा है आपको, या तो आपके शहर में उत्पादित हो रहा हो यहीं पे, तो यहाँ पे भी लोगों के पास अपनी अपनी सीढ़ी नुमा खेत है, उन पे लोग अपने लायक को पैदा कर रहे हैं, वो मार्केट में आने लायक ही नहीं है, इतना है ही नहीं, है ना। नहीं तो कायदे से तो हमें यहाँ रोज ताजी यहाँ सब्जी मिलनी चाहिए थी, जो भी भुज्जी उज्जी आती है मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं देते, वो अपने खेत में लगी रहती, भैया हमारे काम आ रही है, ठीक। तो रीजंस फॉर ट्रेड आगे क्या है? हाँ, जो सरकार की नीतियां हैं ये भी एक ट्रेड का बहुत बड़ा कारण होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, these changes can be sufficient to generate advantages in production sector. In these advantages, trade may arise solely due to differences in government policies across countries. Provide several examples in the book. जैसे अगर हम किसी वस्तु के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम उन पर क्या करेंगे? सरकार उनको एक तो सुविधा देगी। सरकार क्या करती है? खूब एक्सपोर्ट जोन्स बनवाती है कि भाई यहाँ पे कहीं देश में लाइट चली जाए, यहाँ लाइट नहीं जानी चाहिए, हैं? वहाँ के लिए तुरंत सारे आपको टेक्नीशियंस और रिपेयरर और वो सारे बीच के लोग मिल जाएंगे, जगह आपको दी जाएगी एक अलग से, यहाँ आप बनाइए। आपकी सरकार सोचती भैया पूरी जगह का विकास नहीं हो सकता, चलो हम यहाँ का इस एरिया को डेवलप, जैसे हमारे इस कॉलेज को तुम एक पूरा देश समझ लो
भाई अब और तो कुछ नहीं हो पाए, एक कमरे को तो स्मार्ट क्लासरूम बना दिया गया, इसे तुम एक्सपोर्ट जोन समझना। भाई अब सारे रूम्स में नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये आती हैं 2-2 लाख की, तो कैसे लगे भाई, इतना तो बजट ही नहीं है। कायदे से तो सारे क्लास में होना चाहिए, हम कहीं भी जाकर पढ़ा लें। अब उस क्लास को स्मार्ट क्लासरूम बनाने में इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं है भाई पैसा। और पैसा हो भी, एक बार को सरकार इनिशिएटिव भी ले, आप लोग नहीं आ रहे हो लेने, तो सरकार को भी लगता है एक ही काफ़ी है, समझे। तो इसको तुम एक्सपोर्ट जोन समझो कि भाई एक हमें टेक्नोलॉजी के नाम पे एक चीज़ तो क्रिएट करनी ही करनी है, कुछ बच्चे देखें समझे। अगर मान लो ये चीज़ें नहीं होती, हम आपको ब्लैक बोर्ड पे जाके पढ़ा रहे होते। आप कभी कहीं जाते अपने रिश्तेदार के यहाँ, कभी कहीं शादी और ब्याह में, वहाँ बच्चे आपको मिले उस प्रदेश के हो गए, जी हम तो आप पढ़ाई पे बातें करो कि भाई हाँ आपके यहाँ कैसे पढ़ाई होती है, हमारी मैम तो ऐसे पढ़ाती होगी। हमारे यहाँ तो नहीं, हम लोग तो पीपीटी से बनते हैं, हम तो पेन ड्राइव से पढ़ते हैं, हम तो माउस चलाते हैं, तो फिर मुँह देखते रहोगे। ये क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, होगा कि नहीं होगा। इसलिए कम से कम देखो तो, समझो तो, ये चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से होता है कि सरकार भी एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए स्पेशल जोन्स बनाएगी, उन वस्तुओं पर टैक्सेस कम कर देगी, उनको सब्सिडी देगी। अब मान लो और सारे देश भी यही कर रहे हों, अब क्या होगा भाई साहब, भाई सबके प्राइसेस लो हो जाएंगे, तो ट्रेड तो तभी होगा ना जब 2 वस्तुएं हमारे पास सेम मोबाइल रखे हुए हैं, सेम, एक हमारा है वो सेम फीचर्स के साथ है, तो भाई हमें जो सस्ता होगा हम वही तो लेंगे, हमारी जेब में हम क्यों भारी लेंगे। या तो हम ब्रांड नेम के एडिक्ट हों, या हमको लगता हो अमेरिका, या फिर हमारा उस देश, हमें लगे ये अमेरिका में बना है, ये इंडिया में बना है, सेम फीचर्स हैं, लेकिन भाई हमें तो अब हम लोग क्यों अमेरिका का सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे यहाँ इतनी चोरी होती है, इसमें जरूर कुछ डुप्लीकेसी कर रखी होगी। लोगों ने विश्वास को तोड़ दिया है ना, हमें उनका अमेरिका का माल क्वालिटेटिव लगता है क्योंकि उनका सारा इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतना क्वालिटेटिवली हाई है, ठीक है ना, तो हम उसे खरीदने लगते हैं। अब दोनों में अगर हमारा देश चीप कर दे तो भाई हम भारत वाले पे आ जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग जिनके पास पैसा वो उस पर, तो ये चॉइस है, कंज्यूमर्स की चॉइस भी है। लेकिन जनरली होता है प्राइसेस में जब हम इतना डिफरेंसेस करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के आधार पर कि आदमी सस्ते की ओर स्विच ओवर करे, है ना। अगर सेम फोन्स में एक गिवन इनकम ग्रुप को अगर उनकी चॉइसेस को हम स्टडी करें, एक इनकम ग्रुप हम ले लें, मान लो कॉलेज टीचर्स ही हैं, है ना, और उनके पास एक ही शॉप होगी, तो अब उनको पास चॉइस दे दीजिए, अगर कीमतों में 15,000 या 10,000 का 5,000 का अंतर है कि वो कौन सा फ़ोन पिकअप करते हैं, तब हम देखेंगे आखिर, फिर हम उसके रीजंस की स्टडी करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिसर्च, है ना, कि ह्यूमन बिहेवियर क्या कह रहा है, आखिर ऐसा क्या है कि प्राइसेस में डिफरेंस होने के बाद भी आप अमेरिका का प्रोडक्ट क्यों उठा रहे हैं, है ना। तो रीज़न नज़र आएगा आखिर इसके पीछे क्या है, जबकि आप इंडियन हैं तो आपके अंदर, अब यहाँ पर हम जहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हैं वहाँ देशभक्ति नहीं होती, वहाँ गुणवत्ता होती है वस्तु, क्योंकि हमारा पैसा खर्च हो चुका, हम चाहते हैं 10 साल तक चले, भाई हम रोज़ रोज़ थोड़ी फ़ोन बदल सकते हैं, अगली सेविंग से हम कुछ और खरीदेंगे, उस अगली सेविंग से कुछ और खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक ही तो है नहीं। तो ये जो रीज़न्स होते हैं, तो सरकार की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में सहायक होती हैं। तो जो देश जितनी बढ़िया पॉलिसी बनाएगा, चाहे उसका प्रोडक्ट हो, चाहे उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसकी गुणवत्ता, उसका डेवलपमेंट उतना हाई होगा और उसकी मार्केटेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गई बात मेरी, कि हम ट्रेड क्यों करते हैं, है ना। लगता है ना भाई क्यों हम चाइना की झालर खरीदते हैं दीपावली पे, अरे पूरे मार्केट में झालर इतनी सस्ती सस्ती मिलती, कौन दिया मोमबत्ती जलाएगा, जरा सा हवा चलती है सब बंद हो जाते हैं। अब उन्होंने झालर बनाई, सारा मार्केट टूट पड़ा, हमें तो पता नहीं होता है चाइना से आ रही कहाँ से आ रही। चाइना से तो एक देश पोर्ट पे खरीद दी गई किसी ने, उसने सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये तो बाद में चीज़ें होती है ना, ये चाइना की थी, ये कहाँ की थी। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कंट्री ओरिएंटेड या पेट्रियोटिज्म से ओरिएंटेड नहीं होता है ना। खादी मिलती है, कितने लोग खादी की जीन्स तो नहीं बन रही, जीन्स देखो जब से मार्केट में आई है लोग जीन्स के पीछे पड़ गए, है नहीं है। कारण क्या है, वो इतना बढ़िया कपड़ा है, उसको प्रेस करने का झंझट नहीं, उतारी टांग दी, और वो अपने घर की टेरिकॉट की पैंट पहनो, रोज उसमें वाले पे प्रेस मारो, और इतनी जल्दी वो गंदी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। ठीक, धीरे धीरे क्या होता है,
जब लगता है अरे, फिर कुछ लोग क्या होते हैं इन चीज़ों को नहीं जानते, देखते हैं अरे अब तो वही पहनना है, हम भी खरीदेंगे, कुछ स्टेटस सिंबल में खरीद लेते हैं, कुछ अनुकरण करते हैं, कुछ अपना बाइंग बिहेवियर में सारी दिमाग लगा देते हैं। आगे क्लियर? और आगे चले। ये है अब इसकी समरी, जी तो हो गया खत्म, ठीक है।